तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। तो कौन कौन से पार्टिकल रिलीज करते हैं उसका स्टडी हमने कहाँ कर लिया था, न्यूक्लियर फिजिक्स में। और किस रेट से पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं उसको डिस्कस करना है इस चैप्टर में, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि जो हमारे बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अच्छा, अनस्टेबल क्यों होता है न्यूक्लियाई? क्योंकि बेसिकली उसमें जो रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो फोर्स न्यूक्लियर फोर्स उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा होता। बहुत हैवी बहुत हैवी अगर न्यूक्लियाई है तो उसमें कई सारे प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं और उन प्रोटॉन्स का रिपल्सिव फोर्स काफी ज्यादा बढ़ चुका है और हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स वो कम है उनके कंपैरिजन, और उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो हमारा न्यूक्लियाई क्या करेगा, बैलेंस होने के लिए किसी और दूसरे न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है? तो अभी चीज नोट करो डेफिनेशन रेडियो एक्टिविटी की अपने वर्ड्स में कि एक जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, हैवी न्यूक्लियाई होता है, वो किसी एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब इसमें कुछ डेफिनेशंस तो हमने लिख ली। अब आप नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पहला इसका जो यूनिट है दैट इज नोन एज, आप ऐसे नोट करो, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ डीपीएस ऐसे लिखना। इसका फुल फॉर्म है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बेसिकली ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है ये क्या बताता है कि जो अपने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो डीपीएस हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया और इसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हमें बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करना। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि 1 डीपीएस 1 बैकरल, BQ इज बैकरल, तो 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस। बाद में ऐसे और भी यूनिट्स दिए गए जैसे क्यूरी, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीपीएस। एक और यूनिट आई बाद में रदरफोर्ड, तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डीपीएस। ठीक, तो आप ये नोट कर लो। अभी इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है अपने को। डीपीएस का मतलब क्लियर है कि जो हमारी मेजरमेंट यूनिट है ना रेडियो एक्टिविटी की, वो क्या है, बेसिक यूनिट डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अब इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड से ही पता चल रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है हमारी न्यूक्लियाई। तो लॉजिकली सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी टाइम पर, एट टाइम ऐसे इन dt टाइम dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। अब डिसइंटीग्रेट की स्पेलिंग तो पता नहीं क्या होगी, डिसइंटीग्रेट इन dt टाइम dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, देन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन शॉर्ट में लिख देता हूँ वो ज्यादा सही है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी dn by dt। मतलब है dn by dt क्या है कि अगर dt टाइम स्लॉट में dn रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए तो डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या होगा, dn by dt। जैसे मैं बोलूँ एक पार्टिकल 3 मीटर चल गया 2 सेकंड में या 3 मीटर चल गया 1 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर मैंने बोला dt टाइम स्लॉट में dn रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर गए, टूट गए, तो इसका डिसइंटीग्रेशन का रेट क्या हो जाएगा, dn by dt हो जाएगा। दिस रेट dn by dt is also known as activity of radioactive nuclei। और रेडियो एक्टिविटी को हम इस चैप्टर में ए से डिनोट करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू dn by dt। मॉड लगा देता हूं मैं यहाँ,
मॉड क्यों लगाया वो भी समझा देता हूँ। रियलिटी में धीरे धीरे जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उनका बेसिकली नंबर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ माइनस साइन आता है, बाद में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू माइनस dN/dt, बट मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मेन है ये तो मतलब सिंपल सी चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी। AC क्या है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, ठीक है। अब इस चैप्टर का मेन काम आ रहा है, तो इस चैप्टर में 2-3 चीजें बस मेन है। एक तो डिके लॉ फर्स्ट, सेकंड अपना हाफ लाइफ, और थर्ड अपना मीन लाइफ, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो केमिकल काइनेटिक्स में ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, बट फिर भी मैं करा देता हूँ आपको, है ना। तो डिके लॉ क्या बोलता है वो आप नोट करो। एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट एनी इंस्टेंट is directly proportional to undecayed nuclei in the parents nuclei। मतलब जो भी हमारा पेरेंट न्यूक्लियर है, जो मेन हमारा एटम था, न्यूक्लियाई था सॉरी, वो जो टूटा, उससे जो हमारे जो डॉटर न्यूक्लियाई बने, उनके बीच में हमें किसको कंसीडर करना है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई के अनडिकेड, जो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, उनका जो नंबर है किसी भी टाइम पर सैंपल की एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने देखा कि एक्टिविटी ऑफ द सैंपल हम क्या लिखते हैं, dN/dt। dN/dt is directly proportional to n, and n is what? n is the number of active nuclei या फिर नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, अनडिकेड न्यूक्लियाई। क्लियर है जी। dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रियलिटी में क्या लगाना चाहिए, माइनस साइन लगाना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ द सैंपल कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो माइनस dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते, ये चीज क्लियर है। dN/dt इज व्हाट, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, एंड n क्या चीज है, n अभी जैसे मान लो कोई सैंपल था, 100 थे, 100 न्यूक्लियाई थे, 100 में से 40 न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो अभी कितने बचे हुए हैं, 60। तो रियलिटी में रेट ऑफ एक्टिविटी है ना, सॉरी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ना, दैट इज नोन एज एक्टिविटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60। यही मैंने लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडिकेड न्यूक्लियाई इन द पेरेंट्स न्यूक्लियस। क्लियर है, ओके। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, dN/dt इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ लैम्डा इंटू n। तो dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। लिमिट्स लगा देंगे हम दोनों साइड। जब टाइम का वैल्यू 0 था, जब इनिशियल टाइम था, तो हमारे जो न्यूक्लियाई थे, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड किसका लिमिट लगना है, ध्यान समझो, n किसके नंबर है, वो न्यूक्लियाई जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई में अनडिके हैं। तो 0 टाइम पर कितने अनडिके थे, सारी, अभी तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n0। आप 14 चीजें लिख लिया करो, n0 इज व्हाट, इनिशियल न्यूक्लियाई इन द पेरेंट्स न्यूक्लियस, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितने न्यूक्लियाई हो गए, n, ऐसा लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ln n/n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे ही सारे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास, ये n क्या चीज है, ध्यान समझे, n किसका नंबर है। किसी भी टाइम में आपको पता कैसे क्वेश्चन बोले जाएंगे, कि वो टाइम पता करो जब अनडिके न्यूक्लियाई का नंबर इनिशियल न्यूक्लियाई का 1/4 रह गया हो, और आपको उसका लैम्डा दे दिया, तो आपको 1/4 रह गया, मतलब पहले अगर 100 न्यूक्लियाई थे तो आप कितने में रह गया, सिर्फ 25। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, n0/4। कितने डिसइंटीग्रेट हो गए उससे मतलब नहीं,
कितने बचे उसका नंबर है n, ठीक है। और इस फॉर्मूले लिखेंगे, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा का वैल्यू गिवन होगा तो देखो t आ जाएगा। इसी तरह से हम मास ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई, जो भी न्यूक्लियस बचे हुए हैं उनका टोटल मास निकालने जाएंगे तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं m नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। सोचो अगर इसी इक्वेशन में ये एक इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, हम इस फर्स्ट इक्वेशन में दोनों साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा इंटू एन क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन हो जाएगा किसी टी टाइम पर अनडिके न्यूक्लियाई, मतलब एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, इट इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी दैट इज ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो बेसिकली ये जो ऊपर फॉर्मूला आया था इसके तीन फॉर्मेट बन गए हमारे पास, एक तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई, सेकंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। क्लियर है तीनों चीजें? तो आपको तीनों चीजें ये याद होनी चाहिए क्योंकि तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, हाफ लाइफ। जनरली इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, टी सफिक्स में 1/2 लिख देते हैं ऐसे, है ना, टी हाफ। बेसिकली अब हाफ लाइफ क्या बच्चे जानते होगे, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें अपना जो बेसिकली कोई भी रेडिएटिव न्यूक्लियाई है वो आधा डिसइंटीग्रेट हो चुका हो, ठीक है। जैसे मान लो 100 था तो 50 रह गया, 50 न्यूक्लियस थे इनिशियली, तो कुछ टाइम के बाद क्या वो 25 रह जाएंगे, जितने टाइम में वो 25 रह जाएगा उस टाइम को ही क्या बोलेंगे हम, हाफ लाइफ बोलेंगे। मतलब सीधा सा मतलब है कि जो हमारे न्यूक्लियाई का नंबर था इनिशियली, वो नंबर जितने टाइम में हाफ रह जाएगा उस टाइम को ही सिंपली उसका हाफ लाइफ बोलेंगे, ठीक है। तो अब एक ये टाइम कितना होता है अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, हमने अभी भी एक इक्वेशन देखी थी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहां पर ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है ये बताओ मुझे। तो सिर्फ ये इक्वेशन सिंपली हमसे ये कहती है कि अगर इस इक्वेशन में n का वैल्यू रख दिया जाए, अनडिके न्यूक्लियाई का वैल्यू रख दिया जाए और सारे डेटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो टाइम निकल आएगा जितने टाइम में ये अनडिके न्यूक्लियाई बचे हैं। तो सोचो हाफ लाइफ में डिके अगर आधे हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है बचे कितने, n0/2। तो n0/2 इज इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब एक काम करते हैं, इसको लॉग ले लेंगे तो ये देखो 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ln2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ, है ना। आई होप आपको इतना मैथमेटिक्स अब समझ में आ गया हो। जब यहाँ ln लेंगे तो ये तो पावर आगे आ जाएगी और ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा ln ही और ये क्या हो जाएगा ln 1/2, तो माइनस अंदर ले लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर टी हाफ का वैल्यू क्या आ गया, टी हाफ का वैल्यू आ गया ln2 बाई लैम्डा और ln2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो बेसिकली ये एक हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट नोट कर लो, फिर उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। एक पॉइंट, डिफरेंट फॉर्म रेडियोएक्टिव इक्वेशन। अभी हमारी जो इक्वेशन आई थी ना, कौन सी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, उस इक्वेशन का एक और फॉर्म हम बना सकते हैं। कैसे, ध्यान समझें। हमारे पास इक्वेशन थी n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, सॉरी स्मॉल टी। इसको इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln n बाई एन नॉट
इज इक्वल टू ln e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln n बाई एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ln n बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा लैम्डा का वैल्यू कितना था, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला देखा, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ln 2 अपॉन टी 1/2। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln 2 अपॉन टी 1/2 इंटू स्मॉल टी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। बाकी का मैं यहाँ साइड में नोट कर देता हूँ, इस साइड। तो ln n बाई एन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ln 2 की पावर स्मॉल टी अपॉन टी हाफ। दोनों साइड से कंपैरिजन किया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, n बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू, या माइनस भी ऊपर ही ले लेते हैं ना, इधर आ जाएगा, माइनस टी अपॉन टी हाफ। ये एक फॉर्मूला बन गया अपना, या हम लिख देंगे इसको फाइनली n इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और अगेन इस फॉर्मूले को मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, m इज इक्वल टू एम नॉट 2 की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, और एक्टिविटी में के फॉर्म में भी हो जाएगा ए नॉट 2 की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो तीनों फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली ये किसके फॉर्मेट में नंबर है, बेसिकली ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का अनडिकेड नंबर है इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। तो इस तरह से फॉर्मूले याद रखने, बाकी चैप्टरों कुछ है नहीं, तो आप इसको बस नोट कर लो और याद रखना। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।